स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 15th फाइनेंस कमीशन 15वें वित्त आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग क्या होता है, उसके कौन कौन से कार्य होते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी, उसके बारे में हमने बात की थी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप वित्त आयोग के बारे में देख सकते हैं कि वित्त आयोग का जो गठन है वो कब हुआ था। वर्तमान समय में 15 जो वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं, उनका गठन कब किया गया था, कितने समय के लिए था, उनके कौन कौन चेयरमैन थे, अध्यक्ष कौन रह चुके हैं, उनके बारे में डिटेल में हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज के इस वीडियो में हम 15 फाइनेंस कमीशन जो है 15वां वित्त आयोग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, इससे पहले जो फाइनेंस कमीशन था वो था 14वां, और इसका जो कार्यकाल था वो कितना था 14वें वित्त आयोग का, 2015 से 2020 के लिए। और 14वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो 2020 में समाप्त हो रहा था, इसीलिए 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो 15वें वित्त आयोग का जो गठन है, इस्टेब्लिश ये कब हुआ था, नवंबर 2017 को। 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन हैं, डॉक्टर NK सिंह, जो पूर्व संसद के सदस्य भी रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद थे बिहार से, और भारत सरकार के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं। इनकी अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया। और देखिए, वित्त आयोग में एक तो अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। तो वर्तमान समय में अभी जैसे मई 2020 है, तो वर्तमान समय में इसके 4 सदस्य हैं। कौन कौन हैं, पहले हैं श्री अजय नारायण झा, दूसरे हैं डॉक्टर अशोक लाहिरी, तीसरे हैं डॉक्टर अनूप सिंह, और चौथे सदस्य हैं प्रोफेसर रमेश चंद्र। अब देखिए, 2017 में जब 15वें वित्त आयोग का गठन हुआ था, उस समय इसके एक सदस्य थे प्रोफेसर शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास, जो वर्तमान समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। और रिजर्व बैंक इंडिया के जो गवर्नर है वो कब नियुक्त किए गए थे, दिसंबर 2018 में। तो शक्तिकांत दास पहले 15वें वित्त आयोग के सदस्य थे, लेकिन दिसंबर 2018 में इनकी नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं उस पद पर हो गई थी। इसलिए इनके स्थान पर श्री अजय नारायण झा जो हैं वो इस 15वें वित्त आयोग के सदस्य बने हैं। तो वर्तमान समय में ये 4 सदस्य हैं, श्री अजय नारायण झा, अशोक लाहिरी, डॉक्टर अनूप सिंह और प्रोफेसर रमेश चंद्र। और 15वें वित्त आयोग के जो सचिव हैं वो कौन है वर्तमान समय में, अरविंद मेहता। अब देखिए, जो 15वां वित्त आयोग है उनके द्वारा जो अपनी रिपोर्ट पेश की गई हैं, पहली रिपोर्ट जो है वो इस आयोग ने 1 फरवरी 2020 को प्रस्तुत की है। और अपनी जो रिपोर्ट है ये किसको प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति के द्वारा ये जो रिपोर्ट है फिर संसद में पेश की जाती हैं। तो जो 15वां वित्त आयोग है इसने अपनी पहली रिपोर्ट 1 फरवरी या 2 फरवरी को 1 फरवरी 2020 की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत की हैं। और इसमें उन्होंने जो आने वाला वित्तीय वर्ष है 2020-21 उसके लिए सिफारिश की हैं। और इसकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो 30 अक्टूबर 2020 को सौंपी जाएगी, ऐसी संभावना है। तो देखिए, इन्होंने जो फरवरी 2020 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है, उस रिपोर्ट में इनके द्वारा कौन कौन सी सिफारिश की गई है उनको हम देखते हैं। तो ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है एक तरह से उसको अंतरिम रिपोर्ट कहा जा सकता है। इसकी जो सिफारिश है वो कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वित्त आयोग का जो काम होता है वो क्या होता है, केंद्र सरकार के द्वारा करों के माध्यम से जो राजस्व की प्राप्ति हुई है उस राजस्व का राज्यों को कितना हिस्सा दिया जाएगा। तो सबसे पहली जो सिफारिशें, केंद्र के करों में राज्यों का हिस्सा कितना होगा। देखिए, इससे पहले जो 14वां वित्त आयोग था जिसकी समयावधि 2015 से लेकर 20 तक की थी, उसमें केंद्र के द्वारा करों में से राज्यों को जो हिस्सा दिया जाता था वो कितना था, 42%।
लेकिन जो 15वां वित्त आयोग है उन्होंने ये सिफारिश की है कि केंद्र के द्वारा राज्यों को जो हिस्सा दिया जाता है वो कितना होना चाहिए, 41%, मतलब कम कर दिया गया है। पहले 42% था और अब 41% कर दिया गया है। अब देखिए ये जो कम किया गया है वो क्यों कम किया गया है कि भारत का जो एक राज्य था जम्मू कश्मीर, उसको एक तरह से हटा के वहां पर एक तरह से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। तो ऐसी स्थिति में इन केंद्र शासित प्रदेशों को धनराशि देने के लिए, इनकी सहायता करने के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए या इनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार को जो धनराशि की आवश्यकता होगी, तो ऐसी स्थिति में जो राज्यों को हिस्सा दिया जाता था 42%, उसको कम करके कितना कर दिया है, 41%। और देखिए जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको लगभग 0.85% सहायता दी जाती थी और उसी के मतलब ये 1% के आसपास हैं। इसीलिए केंद्र के करों में राज्यों का जो हिस्सा है वो 1%, 42% से कम करके 1% कम करके कितना कर दिया है, 41% कर दिया गया है। तो पहली बात तो ये हो गई है कि केंद्र के करों में राज्यों का जो हिस्सा जो 14वां वित्त आयोग था उसमें कितना था, 42% था, जिसको 15वें वित्त आयोग में कितना कर दिया है, कम करके 41% कर दिया है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर था 2018-19, उसमें जो राज्य और केंद्र सरकारों के द्वारा कुल राजस्व जो प्राप्त हुआ था वो हमारी जीडीपी का कितना था, लगभग 17.5% था। आयोग ने ये विचार दिया है कि देश का वास्तविक जो कर राजस्व है, करों के रूप में सरकार की जो प्राप्तियां हैं वो एक तरह से क्या है, कम है। जो अनुमानित कर राजस्व है उसकी तुलना में एक तरह से क्या है, कम है। और ये जो प्राप्तियां हैं 1990 के दशक की शुरुआत से अब तक अगर हम देखें तो इनमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में 15वें वित्त आयोग ने सरकार की इन प्राप्तियों को बढ़ाने के लिए 3 सिफारिशें दी हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले जो है इन्होंने सिफारिश दी है कि सरकार के द्वारा कर आधार को एक तरह से व्यापक, उसका जो क्षेत्र है उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, करों की जो दरें हैं उनको एक तरह से सरल बनाना चाहिए। और तीसरी बात है कि सरकार के सभी स्तरों पर कर प्रशासन की जो क्षमता है, विशेषज्ञता है, उनको बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि सरकार की जो कर राजस्व हैं उनमें एक तरह से वृद्धि हो सके। अब देखिए सबसे पहला जो हमने कार्य देखा था कि 15वां वित्त आयोग है उन्होंने एक तरह से जो उस राज्यों को हिस्सा दिया जाने वाला है वो कितना कर दिया है, 41%, मतलब 100 रुपए अगर राजस्व हैं तो राज्यों को कितने दिए जाएंगे, 100 रुपए में से 41 रुपीज। अब देखिए ये जो 41 रुपीज हैं उनका विभिन्न राज्यों के बीच में वितरण किस प्रकार से होगा, मतलब राजस्थान को कितना मिलेगा, हरियाणा को कितना मिलेगा, उत्तर प्रदेश को कितना मिलेगा, गुजरात को कितना मिलेगा, बिहार को कितना मिलेगा, अलग अलग राज्यों को इस 41 रुपए में से कितना हिस्सा मिलेगा, इसका जो विभाजन है उसको एक तरह से हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय विभाजन कह सकते हैं। तो राज्यों के मध्य में राजस्व का जो विभाजन है वो किस प्रकार से होगा, उसके लिए वित्त आयोग ने एक फॉर्मूला बनाया है। वित्त आयोग ने क्या किया है, 2011 की जो जनसंख्या है, ठीक है, 2011 की जो सेंसस थी उनके डेटा के साथ साथ में जो वनावरण है, राज्यों में वन का क्षेत्रफल है, पर्यावरण को भी एक तरह से सम्मिलित किया है, साथ ही साथ जो कर प्रयास हैं, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन है, आय है, इन विभिन्न भागों के आधार पर, इन विभिन्न चीजों के आधार पर आधार मानते हुए राज्यों की जो हिस्सेदारी है वो निर्धारित की है। साथ ही साथ जो विभिन्न राज्य हैं वहाँ पर जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए उन राज्यों के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, इनके लिए एक मापदंड बनाया गया है जो 1971 की सेंसस थी, 1971 की जो जनसंख्या के आंकड़े थे और 2011 की जो प्रजनन दर के आंकड़े हैं उनके अनुपात के आधार पर इसका निर्धारण किया गया है। तो विभिन्न राज्यों को
केंद्रीय करों में से कितना हिस्सा मिलेगा, उस हिस्से का जो विभाजन जो है, क्षेत्रीय विभाजन की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए एक फॉर्मूले का आधार माना गया है। उस फॉर्मूले के अनुसार अगर देखा जाए तो राज्यों को जो हिस्सा दिया जाएगा उसका निर्धारण उन राज्यों की आय असमानता कितनी है, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, एक राज्य की प्रति व्यक्ति आय और दूसरे राज्य की प्रति व्यक्ति आय में कितना अंतर है, इस आधार पर 45% जो वितरण है वो आय की असमानता के आधार पर होगा। इसी तरीके से जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो 2011 की जो जनसंख्या है उनके आंकड़ों के आधार पर, मतलब जिन राज्यों की जनसंख्या ज़्यादा है उनको राजस्व अधिक दिया जाएगा। तो जनसंख्या 2011 के आंकड़ों का प्रयोग करके जो राजस्व का निर्धारण किया गया है वो 15% है। इसी तरह से राज्य का जो क्षेत्रफल है, जो बड़ा राज्य है उनको ज़्यादा और छोटे राज्य को कम राजस्व दिया जाएगा। तो राज्य के क्षेत्रफल को जो भार दिया गया है वो कितना है, 15%। इसी तरीके से जो जनसांख्यिकी प्रदर्शन है, मतलब राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों के लिए पुरस्कृत करने के लिए एक तरह से जो जनसांख्यिकी प्रदर्शन है उसको भी महत्व दिया गया है और उसको कितना भार दिया गया है, 12.5%। इसी तरीके से विभिन्न राज्यों में वनों का क्षेत्रफल कितना है, वन और पर्यावरण, ठीक है, उनको भी सम्मिलित किया गया है, तो इनको कितना भार दिया गया है, 10%। और कर प्रयासों के लिए जो राज्यों के द्वारा प्रयास किए गए हैं, ठीक है, उनके लिए, मतलब जो राज्य अधिक कर जमा कराते हैं उनको अधिक हिस्सा मिलेगा, तो कर प्रयासों के आधार पर उनको कितना भार दिया गया है, 2.5% भार वेटेज दिया गया है। तो राज्यों को जो हिस्सा दिया जाएगा करों में से, जो केंद्र सरकार की कर प्राप्तियां हैं उनमें से राज्यों को जो हिस्सा दिया जाएगा उसके लिए ये जो विभिन्न भार वेटेज दिए गए हैं इसका प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम तीसरी बात कर रहे हैं कि जो वित्त आयोग है वो एक तरह से क्या करता है, राज्यों को अनुदान देने की भी सिफारिश करता है। जो संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड है, उनमें से राज्यों को कितना अनुदान दिया जाएगा, राज्यों के अनुदान की भी ये सिफारिश करता है। तो इन्होंने राज्यों के राजस्व घाटे के अनुदान की भी सिफारिश की है कि जो वित्त आयोग है, 15वां वित्त आयोग, उन्होंने 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान दिए जाने की सिफारिश की है। अब देखिए 14 राज्य कौन कौन से हैं, इनमें से 6 राज्य हमारे जो उत्तरी पूर्वी भारत हैं उनके जो 6 राज्य हैं उसमें से हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है उसके अलावा बाकी 6 राज्यों को सम्मिलित किया गया है। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, आसाम, नागालैंड और त्रिपुरा, 6 राज्य तो ये हो गए हैं। उसके बाद में पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 2 राज्य ये हो गए हैं। टोटल कितने हो गए हैं, 8 राज्य। उसके बाद में 3 राज्य जो हैं हमारे वो दक्षिण भारत के हैं, उनमें आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया और तमिलनाडु हो गया। तो 8 और 3 11 राज्य हो गए। और उसके अलावा 3 राज्य जो हैं वो उत्तर भारत के हैं, जिसमें से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड। तो इस तरीके से ये जो 14 राज्य हैं, इन 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान देने की सिफारिश की गई। और राजस्व घाटा क्या होता है, जब राजस्व व्यय, सरकार का जो राजस्व व्यय है वो राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ज़्यादा होता है। राजस्व प्राप्तियां में कौन कौन सी प्राप्तियां आती हैं, करों से जो प्राप्तियां होती हैं और करों के अलावा अन्य जो प्राप्तियां होती हैं उनको कर प्राप्तियों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। और राजस्व व्यय कौन सा होता है, सरकार के द्वारा, जैसे कि अपने जो कर्मचारी हैं उनको वेतन दिया जा रहा है, जो स्कॉलरशिप दी जाती हैं, इस प्रकार के जो खर्चे होते हैं जब ज़्यादा होते हैं राजस्व आय की तुलना में, तो सरकार को क्या होता है, राजस्व घाटा। तो जिन राज्यों को राजस्व घाटा हो रहा है उनमें से 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान देने की सिफारिश की गई है। इसी तरीके से 3 राज्य कर्नाटक, मिजोरम और तेलंगाना को विशेष अनुदान देने की भी सिफारिश की गई है। और कितना अनुदान देने की, 6,764 करोड़ रुपए का अनुदान देने की सिफारिश की गई है। ये विशेष अनुदान है,
ठीक है, स्पेशल सब्सिडी हैं। और तीसरा है क्षेत्र विशेष के लिए अनुदान, ठीक है, जो कितना होगा 7,375 करोड़ रुपए। और क्षेत्र विशेष की अगर हम बात करें कि कोई राज्य है उसमें वहाँ पे पोषण का स्तर कैसा है, स्वास्थ्य का स्तर कितना है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, न्याय की व्यवस्था है, रेलवे हैं, पुलिस प्रशिक्षण है, आवास हैं, ग्रामीण कनेक्टिविटी हैं, इन सभी के लिए एक तरह से 7,375 करोड़ रुपए की अनुशंसा की गई है। इसी तरीके से जो वित्त आयोग हैं उसके द्वारा आपदा जोखिम अनुदान की भी सिफारिश की गई है। और इस वित्त आयोग के द्वारा सुझाव दिया गया है कि एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष और दूसरा राज्य आपदा प्रबंधन कोष का गठन किया जाना चाहिए। इसका एक तरह से इन्होंने सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन कोष का गठन किया जाए और राज्य आपदा कोष के लिए 28,983 करोड़ रुपए की सिफारिश की गई है, जबकि राष्ट्रीय आपदा कोष के लिए 12,390 करोड़ रुपए की सिफारिश की गई है 15वें वित्त आयोग के द्वारा। इसी तरीके से जो प्रदर्शन आधारित अनुदान है जिसमें कृषि सुधार लागू करना, बिजली क्षेत्र में सुधार, निर्यात सहित व्यापार को बढ़ावा देना, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास किए जाएंगे उसकी भी एक तरह से सिफारिश की गई है। लेकिन इसके बारे में विस्तृत घोषणा जो है इस वित्त आयोग की जो अंतिम रिपोर्ट आएगी वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अक्टूबर 2020 में, उस समय इसकी घोषणा की जाएगी। तो प्रदर्शन आधारित अनुदान की भी इसमें एक तरह से सिफारिश की गई है। इसी तरीके से जो स्थानीय निकाय हैं उनको भी अनुदान देने की सिफारिश की गई है। स्थानीय निकायों में जैसे नगर पालिका हैं, पंचायत हैं, इनके लिए 90,000 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की गई है, जो अनुमानित विभाजन योग्य राजस्व का कितना है 4.31% है। ठीक है, तो जो राजस्व प्राप्ति है उसमें से 4.31%, ठीक है, जो कितना होता है लगभग 90,000 करोड़ रुपए ये स्थानीय निकायों को देने की सिफारिश की गई है। इसमें से जो ग्रामीण निकाय हैं, पंचायतें जिसके अंतर्गत आती हैं, उनको 60,750 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की गई है, जो कुल 90,000 करोड़ का कितना है 67.5% है। इसी तरीके से शहरी निकायों के लिए नगर निगम, नगर पालिका हैं, उनके लिए 29,250 करोड़ की सिफारिश की गई है, जो कुल का कितना है, कुल जो 90,000 करोड़ रुपए उसका कितना है 32.5% है। तो इस तरीके से जो 15वां वित्त आयोग है उनके द्वारा विभिन्न सिफारिश की गई हैं। लेकिन जो नया फार्मूला अपनाया गया है उसका जो दक्षिण के राज्य हैं उन्होंने एक तरह से क्या किया है, विरोध किया है। देखिए जो 14वां वित्त आयोग था उसमें मुख्य रूप से 2011 की जो जनसंख्या थी उसको भी सम्मिलित किया गया था, लेकिन मेन जो फोकस था वो किसका था 1971 की जो जनसंख्या के डेटा थे उनको 17.5% भार दिया गया था, लेकिन 2011 की जो जनसंख्या थी उसको केवल 10% का ही भार दिया गया था। तो 14वें वित्त आयोग में 1971 की जो जनसंख्या थी उसके आधार पर राज्यों को करों का हिस्सा आवंटित किया गया था, लेकिन जो 15वां वित्त आयोग है उसमें 2011 की जनसंख्या को आधार माना गया है। और इसी कारण जो दक्षिण के राज्य हैं उन्होंने इसकी एक तरह से आलोचना की है। उन्होंने एक तरह से क्या बताया है कि 15वां वित्त आयोग है उन्होंने 2011 के जनसंख्या आंकड़ों का प्रयोग किया है, और इस कारण से क्या हुआ है कि जो ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य हैं, ठीक है, ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य जैसे कि बिहार हो गया है, उत्तर प्रदेश हो गया है, इनको एक तरह से क्या होगा कर राजस्व में ज्यादा हिस्सा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इन राज्यों की जो जनसंख्या है वो 2011 के आंकड़ों के अनुसार क्या है, कम है। जबकि अगर हम देखें कि इनमें जो कम प्रजनन दर वाले राज्य हैं, जो छोटे राज्य हैं या कम प्रजनन दर वाले राज्य हैं जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कार्य किया है, उनको एक तरह से कम राजस्व मिलेगा। इन्होंने बताया जो दक्षिण के राज्य उनका मानना है कि जो हिंदी भाषी राज्य हैं जैसे मुख्य रूप से बिहार हो गया,
उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान और झारखंड है। इन 5 राज्यों की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है? 47.8 करोड़ है, जो हमारे देश की कुल जनसंख्या का कितना है? लगभग 40% है या 39.4% है। तो जो दक्षिण के राज्य हैं उनका क्या करना है कि जो वित्त आयोग हैं उन्होंने 2011 के जो जनसंख्या के आंकड़ों का प्रयोग किया है। तो ऐसी स्थिति में जो कुल राजस्व हैं उसमें से जो हिंदी भाषी राज्य हैं जहां की जनसंख्या ज़्यादा है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, इनको एक तरह से क्या होगा? ज़्यादा हिस्सा मिल जाएगा। क्योंकि देखिए ये जो राज्य हैं इनका जो राजस्व में हिस्सा है, भारत की करों के जो हिस्सा है, कर कितना देते हैं? केवल 13.89% का ही इनका योगदान है। भारत की जो कुल राजस्व प्राप्तियां हैं उनमें इन राज्यों का, इन 5 राज्यों का जो हिस्सा है वो कितना है? केवल 13.89% ही है। जबकि यहाँ की जो जनसंख्या है वो कितनी है? कुल भारत की 40% के लगभग है। अब सरकार के द्वारा, मतलब वित्त आयोग के द्वारा नई जो सिफारिश की गई है जिसमें 2011 के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है, तो ऐसी स्थिति में इन 5 राज्यों को कुल राजस्व का लगभग 45% मिल जाएगा। जबकि इनका जो राजस्व में योगदान है वो कितना है? 13-14% के आसपास ही है। लेकिन सरकार, जो वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार इनको कुल राजस्व में कितना हिस्सा दिया जाएगा? 45% दिया जाएगा। जबकि जो दक्षिण के राज्य हैं मुख्य रूप से तमिलनाडु के अलावा, जैसे कि आंध्र प्रदेश हैं, केरल हैं, कर्नाटक हैं, पश्चिम बंगाल हैं, इन राज्यों ने एक तरह से क्या किया है कि जनसंख्या की जो वृद्धि दर है उसको एक तरह से नियंत्रित करने का प्रयास किया है। यहाँ की जो प्रजनन दर है वो भी एक तरह से क्या है? कम है। इस कारण से क्या होगा? इनको कुल राजस्व में काफी कम हिस्सा मिलेगा। जबकि देश की जो कुल राजस्व प्राप्तियां हैं उनमें इन राज्यों का हिस्सा ज्यादा है, लेकिन करों के रूप में जो वितरण होगा उस रूप में इन राज्यों को कम हिस्सा मिलेगा। इसी कारण ये जो राज्य हैं वो एक तरह से क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं कि जो 2011 के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है उनकी वजह से इन राज्यों को कुल राजस्व में कम हिस्सा मिलेगा। जबकि जो उत्तरी भारत के हिंदी भाषा राज्य हैं उनको करों के रूप में ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। तो इसी तरीके से वर्तमान समय में जो 15वां वित्त आयोग की जो सिफारिश हैं वो एक तरह से चर्चा का विषय बनी हुई है दक्षिण भारत के राज्यों के द्वारा। इसी कारण से इनका विरोध किया जा रहा है कि जो उत्तर भारत के राज्य उनकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार ज़्यादा है, इस कारण से कुल राजस्व में उनको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। जबकि कर राजस्व में जो करदाता हैं वो एक तरह से क्या है? कम है। और दक्षिण के जो राज्य हैं उनकी कर प्राप्तियां एक तरह से क्या होगी? कम मिलेगी उनको, जबकि वो भारत को कर राजस्व में ज्यादा योगदान देते हैं। इसी कारण से एक तरह से ये आलोचना का विषय बना हुआ है, इसका विरोध किया जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। आशा है आपको 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।